तो सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसा है, 90 न्यूटन मास इज हंग ऑन अ रोप टाइड बिटवीन टू पोल्स एज शोन इन फिगर। टेंशन T1 एंड T2 इन द टू पार्ट्स ऑफ द रोप इज। फॉर एग्जाम्पल, इस रोप के हिस्से पे टेंशन T1 है, इस रोप के हिस्से पे टेंशन T2 है, और यहां से हमारा वेट W नीचे जा रहा है जो कि 90 न्यूटन दिया गया है। अगर आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, नीचे का 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, देखो अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अच्छा, ये डिग्री, ये कितना डिग्री रहेगा? करो 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 करो, 105। आप क्या करो, 45 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 करो, है ना। 45 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू फिर 105 डिग्री। मतलब यहां जो एंगल है बेटा वो कितना है? 105 डिग्री। आया समझ में? अब आप लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां देखूं, लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल करूं, बाय लैमिस थ्योरम, T1 के सामने वाला एंगल है 90 प्लस 30, तो T1 अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस 30। अगर कोई एंगल समझ में नहीं आया तो पूछना बेटा। T2 का सामने वाला एंगल है, कहाँ T2? यहाँ ये 90 प्लस 45 साइन ऑफ 90 प्लस 45। वेट W के सामने वाला एंगल है 105। W के सामने वाला एंगल है साइन ऑफ 105 डिग्री। ओके बेटा, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं, T1 क्या आएगा बेटा? cos 45 नहीं cos 30, T2 cos 45 और W अपॉन साइन 105। cos 45 हमको मालूम है 1/√2 होता है, cos 30 मुझे मालूम है √3/2 होता है। आपका साइन 105 डिग्री क्या आएगा? उसको 90 प्लस अगर करोगे तो 90 प्लस 15 डिग्री होता है 105 डिग्री, मगर वो नहीं जमेगा वो। हाँ, 60 प्लस 45 ये करो, तो रफ में आप करो साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो करो साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45। साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। तो ये होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, है ना। तो देखो √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर कॉमन 2√2, तो ये मेरे पास रफ में इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, कैलकुलेशन की शुरुआत करो। पहले T1 निकालो। T1 इज इक्वल्स टू W अपॉन कॉस 30 मल्टी नहीं W अपॉन साइन 105 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री। T1 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन साइन आपका 105 डिग्री कितना हो रहा? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, मतलब ऊपर चला जाएगा 2√2। ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 यानी कि √3/2। तो T1 इज इक्वल टू 2 9 180 रूट, देखो ये रूट में ये भी रूट में, और मल्टीप्लीकेशन √2 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है? हाँ, √6 मल्टीप्लाई बाय 2 3 6, 5 कौन बोला था? ऐड कर डाला अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। अच्छा, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा, कल लिखाया था ऑप्शन मैंने, है ना। ऐसा मैच होता हुआ कोई ऑप्शन है क्या? बता।
180 √3 + 1 √6/2 है ना। ये थोड़ा आगे पीछे का डाला मैंने, देखो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 180/√3 + 1 √6/2, ऐसा है ना ऑप्शन, है ना, पहला ऑप्शन ऐसी है ना। तो इस तरह का ये पहला T1 आ गया। ओके, अब बारी बारी T2 की। तो आपने पहले इन दोनों को इक्वेट किया था, अब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो T2 इज इक्वल टू W/1 sin of 105 डिग्री इंटू cos of 45 डिग्री। T2 इक्वल्स टू व्हाट्स W, 90 sin 105 जो आया आपका √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2√2 cos 45 1/√2। अब क्या हो गया, √2 कैंसल, 290 इज 180, तो 180/√3 + 1 है क्या ऑप्शन में, है ना। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, पहला ऑप्शन दोनों को मैच करता है। ठीक है, लिख लो। देखो इधर क्वेश्चन एक, द pulleys and string as shown in figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. ये सिस्टम फिलहाल इक्विलिब्रियम में, कुछ भी हल डुल नहीं रहा है, जैसे कि वैसी लटका हुआ है। लटके हुए मासेस की जो वैल्यू है आपके सामने है, साइड से m एंड m, बीच में √2 टाइम्स ऑफ m। एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया आपसे, कैसे निकालेंगे। देखो बहुत आसान है। देखो जब ये वजन यहां नीचे पड़ रहा होगा mg, तो उसको बैलेंस कर रहा होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगेन यहां पे वजन mg, उसको बैलेंस कर रहा होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन पूरे स्ट्रिंग में यूनिफॉर्मली होता है। अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो रस्सी के इस हिस्से में जो टेंशन है, हर एक हिस्से में वही टेंशन है। तो आपके ये वाले पार्टिकल को ये लगता है, रस्सी के इस पार्टिकल को ये लगता है कोई तो भी मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये वजन लटका हुआ है इधर। इसी तरह से ये पार्टिकल को भी क्या लगता है कि कोई तो भी मुझे इधर खींच रहा है। तो रस्सी के इस हिस्से में टेंशन आ जाएगा कैपिटल T, और रस्सी के इस हिस्से में भी टेंशन आ जाएगा कैपिटल T। और रस्सी के नीचे वाले हिस्से में वजन लग रहा है √2 mg, वजन है ना लटका हुआ, √2 mg। देखो बेटा, तुमको नहीं लगता कि ये दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, ये, और ये हो जाएगा बेटा T sin थीटा। समझे बेटा, T cos थीटा T sin थीटा। इसी तरह से इसको भी बांटो, तो ये T cos थीटा प्लस T cos थीटा, और इस साइड में आ गया बेटा T sin थीटा। एज यू कैन सी T sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और वैल्यू में कैसे है बेटा सेम है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इनका असर जो है, इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, बचता है सिर्फ ये। तो मैं पूछूंगा वो जो ब्लॉक है √2 m ब्लॉक है, उसमें कुल मिला के कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, बोलो। सही है, बोल दिया करो यार, तुम डरा मत करो, बोलते नहीं यार तुम लोग, बहुत वही प्रॉब्लम है तुम्हारा, डरा मत करो। इस √2 m ब्लॉक में कुल मिला के ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2T cos थीटा, दो हो गए ना T cos थीटा के, तो मैं कहूंगा इट इज 2 T cos थीटा, और नीचे कितना लग रहा है √2 mg। फिर मैं कहूंगा अगर ऐसी बात है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि ये डब्बा ऐसा अटका हुआ है हवा में, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो 2T cos थीटा √2
mg। ओके चलो मान लिया। इसको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऑल्सो मैं कहूंगा ये ब्लॉक m क्या ये मोशन में है? नहीं, ये तो सब इक्विलिब्रियम हवा में ऐसी जगह पे अटके हुए ना। मतलब सारे फोर्सेस कैसे है? बैलेंस। ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, सब फोर्सेस कैसे है? बैलेंस। तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से बैलेंस है, T इक्वल्स टू mg। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो T की वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम 1 टू mg cos थीटा √2 mg। mg हुआ कैंसल, तो cos थीटा इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ 2, और ये 1/√2। तो थीटा इक्वल्स टू फिर क्या हुआ बेटा? 45। सो दिस इज द आंसर। यही पूछा था उसने कि एंगल कितना होना चाहिए, और वो कितना निकल के आया? 45 डिग्री। एक बार समझे? ठीक है, ये इधर का हो गया पूरा। ठीक है, कॉपी करो। एक क्वेश्चन दिया है, टू वेट्स W1 and W2 are attached to the rigid support PQ with the help of ropes with knots A and B. Okay, P और Q और A B वो नाम ही नहीं दिया मैंने इसको यहाँ पे। हाँ, so this support is named as PQ. This knot is named as, अरे दिया है। और नीचे दे देता हूँ A और ये नाम देता हूँ B। ठीक है, as shown in figure. If W1 equals to 300 Newton, find tensions in the ropes 1, 2 and 3. Also find W2. W2 की वैल्यू क्या होगी ये भी पता लगाइए। Again, I can solve this problem with the help of resolution of vectors into two components as well as Lami's theorem. I'll go for Lami's theorem. It's your part that you will have to calculate it with the help of resolution of forces into two components. ओके चलो अब देखो यहां पे कि अगर मैं क्या करता हूं, पॉइंट ए पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करता हूं। लैमिस थ्योरम एट पॉइंट ए। मैं यहां पर देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 37 है, तो जाहिर बात है ये कितना होगा? 53। ठीक है, बट आई थिंक सो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। देखो यहां पे रस्सी के, अगर मैं यहां पर बनाऊं नॉट ए का डायग्राम, अगर मैं बनाऊं नॉट ए का डायग्राम, यहां पर इस तरफ नीचे की तरफ फोर्स है W1 और एक रस्सी ऐसी गई हुई है जिसमें टेंशन T1 डेवलप होगा। ये सेकंड रोप है, रस्सी के इस हिस्से को क्या लगेगा कि कोई मुझे इधर खींच रहा है, और उसको इधर की तरफ फोर्स टेंशन T2 फील होगा। ओके, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींचूं तो ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है। अब जब लैमिस थ्योरम आप अप्लाई करते हो तो T1 के सामने वाला एंगल कितना है? बोलो भाई, 90। तो T1 अपॉन साइन 90। T2 के सामने वाला एंगल कितना है? बोलो बेटा बोलो। 90 प्लस 37, 90 प्लस 37, जगह यहां कम है, इधर लिखता हूं। W1 के सामने वाला एंगल कितना है? बोलो। 90 प्लस 53, सही है। W1 की वैल्यू मालूम है, इसी वजह से मैंने वो वाले नॉट को लिया पहले, क्योंकि W1 की वैल्यू मुझे
मालूम। अब W1 अपन जानते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, T1 और W1 के पार्ट को इक्वेट करता हूं। T1 अपॉन साइन 90 वैल्यू डालेंगे बाद में, इज इक्वल टू W1 अपॉन कॉस 53। समझ जाना, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 90 प्लस 53 कॉस 53। अब वैल्यूज डालो, 1 300 है ना, 300 है ना W1। हाँ, कॉस 53 कितना होता है बेटा, याद नहीं आ रहा होगा तो क्या करना, ऐसा ट्रायंगल बनाना, 3 4 5, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, और ये तो रहता ही है 90 डिग्री का। अब अपने से क्या पूछा हुआ है, cos 53 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाता है। ठीक है, ये 3 कटा, ये 300 कट गया, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एंड दस 500। तो मैं यहां लिख सकता हूं, देयरफॉर T1 इक्वल्स टू 500 न्यूटन। आया समझ में, तो T1 की वैल्यू निकल के आई 500 न्यूटन। आगे अब हमको निकालना है T2। वंस अगेन मैं क्या करूंगा, T2 और W1 वाले पार्ट को इक्वेट करता हूं। तो T2 cos 37 इज इक्वल टू W1 अपॉन cos 53 डिग्री। अगर मैं यहीं पे डाल दूं वैल्यू, cos 37 4/5 और 300, और ये बेटा 3/5। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 5, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 5, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसल। 3 1s are 300s are 300, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो T2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 न्यूटन। ये आ गया आंसर, समझे। T1 आ गया, T2 आ गया, T3 और W2 अभी भी बाकी है। अब T3 जो टेंशन है वो कौन से नॉट से जुड़ा है, B, तो यहां के नॉट से वो निकलेगा नहीं, यहां से निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब ये दिमाग में रखो या पेपर में बना लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, है ना। हो गया, 3 4 5 ट्रायंगल, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 5 हाइपोटेन्यूस पे रहेगा, याद से हो गया। अब आगे, फॉर नॉट बी, लेमीज थ्योरम एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे लेमीज थ्योरम लगा रहे हैं। देखो पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट बी का डायग्राम बनाऊं तो टेंशन T2 इधर की तरफ है ना, रस्सी जो 2 रस्सी है उसे ये लगेगा कि कोई तो उसको उधर खींच रहा है, उसको फील इधर आएगा, टेंशन T3 इधर आएगा, टेंशन T3, और W2 नीचे आएगा। अब अगर सपोज करो आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाया, तो ये एंगल होगा बेटा 53 डिग्री, तो ये एंगल होगा बेटा 37 डिग्री, और ये इसका नाम तो बी नाम है ही, नॉट बी। चलो लेमीज थ्योरम लगाओ, लिखो T2 के सामने वाला एंगल कितना बेटा, बोलो, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री। T3 के सामने क्या है बेटा, नहीं, T3 के सामने सिर्फ 90 है, साइन 90 दिख रहा है ना, सिर्फ 90 डिग्री। और W2 के सामने 90, 90 प्लस 37। अपने को T2 तो मालूम पड़ी है, यहां पे T3 निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, T3 निकालना है ना, इन दोनों को इक्वेट करो, तो T3 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू T2
अपॉन कॉस 53, साइन 90 प्लस 53, इट विल बिकम कॉस 53. T3 upon sin 90 is 1. T2 is how much? 400. 400 और cos 53 क्या होता है अब बोलो, याद करो. 3 4 5 ट्राइंगल. 53 के बाजू में कौन था? 3 था. 3 by 5. 3 by 5. तो 3 by 5. 5 जाके 400 से मल्टीप्लाई होके उसको क्या बना देगा? 2000 अपॉन 3 न्यूटन. ये आ गई T3 की वैल्यू. अब आई बारी W2 निकालने की. इसके लिए मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा. ये आसान रहेगा क्योंकि साइन 90 है ना उसके नीचे. तो देखो T3 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू W2 अपॉन cos 37. T3 की वैल्यू है 2000 अपॉन 3. साइन 90 तो 1 होता है, W2 निकालना था. cos 37 होता है 4 by 5. ये डिवीजन में है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो फिर ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5. तो देखो क्या होता फिर, इज इक्वल टू W2. 5 1 जा 540 400 400 400 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाता? 1600. फिर 1600 अपॉन 3. तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1600 अपॉन 3 न्यूटन. आया समझ में? ठीक, देख लो. फास्ट लिखना, इनटू 2 कंपोनेंट से करना पड़ेगा. तो देखो यहां नॉट है, इसे ओरिजिन मान के मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का. मैं बोलूंगा देखो दिस इज F1, दिस इज 8 न्यूटन, दिस इज आपका F4 न्यूटन, एंड दिस वन विल बी F2. ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री. ठीक है. अब करूंगा क्या मैं, जो फोर्सेस एक्स और वाई पे नहीं है उसके क्या करूंगा, कंपोनेंट्स ले लूंगा. कौन से नहीं है? F2 नहीं है. तो F2 का कंपोनेंट आएगा इधर, F2 cos, सॉरी F2 cos, बोलो क्या एंगल है वो? 30 डिग्री. और इधर क्या आ जाएगा बेटा? F2 sin 30 डिग्री. ओके. अगर अब देखो दो एंगल है मेरे पास, दोनों में से कोई एक एंगल लो, या दोनों भी एंगल ले सकते हैं. तो ऐसा समझा नहीं क्या? देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स का क्या रूल है? F है, ये थीटा है, तो ये बनेगा F cos थीटा, ये बनेगा F sin थीटा. ये थीटा है, तो अब क्या, ये बनेगा F cos थीटा, ये बनेगा F sin थीटा. और अगर मामला ऐसा रहा, F ये थीटा 1 थीटा 2, कोई एक एंगल पकड़ो जैसे थीटा 1, और मैं थीटा 2 को क्या कर रहा, इग्नोर कर रहा, अवॉइड मार रहा, तो क्या हो गया? F cos थीटा 1 F sin थीटा 2, सॉरी, हाँ, F sin थीटा 1. या फिर मैंने ये एंगल को इग्नोर, ये एंगल को पकड़ा, इसको इग्नोर मारा, अब क्या हो जाएगा? F cos थीटा 2 F sin थीटा 1. मैं बस तुमको चेक कर रहा था. और अगर ये दोनों एंगल को पकड़ा तो दोनों जगह कॉस लगाओ. ये वाला एंगल लो F cos थीटा 1, और ये वाला एंगल लोगे तो F cos थीटा 2. ऐसा समझे ना? तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, आप जो लेना लो, आपकी मन में जो आ रहा वो लो. ठीक है. तो मैं इसको लिख सकता 4
कॉस 60, और आपके मन में आ रहा तो ये वाला ही एंगल पकड़ो और इसको लिख दो 4 कॉस 30। ऐसा भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। 4 कॉस 60, सॉरी एफ लिख दिया क्या मैंने, हाँ 4 कॉस 60 और 4 कॉस 30, क्योंकि ये 60 डिग्री वाला एंगल पकड़ा तो 4 cos 60, ये वाला एंगल पकड़ा तो 4 cos 30, ये 4 का कंपोनेंट निकालना। अब करो समेशन एफ एक्स, एक्स एक्सिस के फोर्सेस को बैलेंस करो। F2 cos 30, LHS में तो क्या है, एक ही है, RHS में 2 है। 4 cos 60 प्लस 8 है ना। तो देखो भाई वैल्यू डालो, cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 8, फिर क्या होगा 2 1 जा 2 2 जा 2 प्लस 8 10, फिर जाओ उससे मल्टीप्लाई करो। F2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 20/√3 न्यूटन, 20/√3 न्यूटन, ये F2 की वैल्यू आ गई। अब आई बारी F1 निकालने की। तो F1 निकालने के लिए क्या करूंगा, y एक्सिस की फोर्सेस को बैलेंस करूंगा। F1 प्लस 4 cos 30 इज इक्वल्स टू F2 sin 30। F1 प्लस 4 cos 30 यानी कि √3/2, F2 20√3 sin 30 1/2, 2 ones and 2 twos are 4, 2 ones and 2 tenths are 20। अब क्या हो गया, F1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 10/√3, उसको उधर भेजो। F1 इक्वल्स टू 10√3 माइनस 2√3, आगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 3, और 2 3 जा 6, तो F1 इज इक्वल्स टू 10/√3 माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें ना अपन, कॉमन आ गया, देखो F1 इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 4/√3 न्यूटन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आया समझ में, चलो कॉपी दैट। एक क्वेश्चन दिया है, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m is held in equilibrium with two identical springs as shown in figure. Force constant of each spring is L/2, नहीं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज K होना चाहिए था, अच्छा वो मिस हो गया, इस K, यहां से एक लाइन गायब हो गई, इस K एंड relaxed length of each spring is, अब आएगा L/2। What is the distance between the ball and the roof? बॉल और रूफ के बीच में का क्या डिस्टेंस होगा, ये पूछा गया है। देखो एक बात बताओ मुझे, ये क्या है कि आपका जो बॉल का वजन है, बॉल का जो वजन है वो उसे नीचे खींच रहा है ना। क्या हुआ होगा, आप पहला सीन इमेजिन करो, पहला सीन, पहले क्या होगा, स्प्रिंग होंगे 2, ऊपर के स्प्रिंग की लंबाई होगी L/2, नीचे की स्प्रिंग की लंबाई होगी L/2, रिलैक्स लेंथ, मैंने ऐसा पकड़ के रखा है, बॉल का वजन क्या है mg, अभी बॉल गिरा नहीं है, ऐसे हाथ से पकड़ के रखा। अब जब बॉल को मैंने छोड़ा तो क्या हुआ कि ये बॉल नीचे चला गया, ऐसा ऊपर वाला स्प्रिंग खिंच गया और नीचे वाला स्प्रिंग दब गया, है कि नहीं। वो क्या रहा होगा, ये वाला स्प्रिंग उसको ऊपर ढकेल रहा होगा, तो ये फर्स्ट नीचे वाला जो स्प्रिंग है तो वो उस पर फोर्स लगा रहा होगा ऊपर के तरफ, है ना, इस तरफ, और वो फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स।
और ये वाला स्प्रिंग ये लंब गया, तो ये भी क्या कर रहा होगा, ये एक्सटेंड हो गया ना, तो ये भी क्या कर रहा होगा, ऊपर खींच रहा होगा। तो इस स्प्रिंग का भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर के तरफ। और नीचे क्या लग रहा है बेटा, बॉल का वेट mg। तो मैं ये कहूंगा कि भाई बात ऐसी है कि यहां पे बॉल का जो वेट है वो नीचे लग रहा और दोनों स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा और ये एक दूसरे को क्या कर रहे, बैलेंस कर रहे। तो जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा यहां पर ऐसा लिखूंगा, restoring force in the spring is equals to weight mg, 2 times of restoring force in the spring is equals to weight mg। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है, मान लो इनका रिलैक्स्ड लेंथ ये था, मतलब जब ये स्प्रिंग खींचा नहीं होगा तो बॉल यहां होगा, जब स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं हुआ होगा तो बॉल यहां होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होंगी बेटा, l/2, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी क्या होगी बेटा, l/2। मगर स्प्रिंग तो फिलहाल यहां आ गया, यहां से बॉल यहां पर आ गया। तो मान लो ये डिस्टेंस कितना था बेटा, x। ये डिस्टेंस क्या था बेटा, x। तो ये डिस्टेंस हुआ आपका x। ओके, मतलब x क्या है, बॉल x डिस्टेंस नीचे चले गया। अगर बॉल x डिस्टेंस नीचे चला गया तो स्प्रिंग कितना खींचा गया, नहीं नहीं नहीं, कितना एक्सटेंड हुआ, कितना, देखो मान लो ये स्प्रिंग यहां था लटका हुआ, स्प्रिंग की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, बॉल यहां लटका हुआ है। ओके, बॉल 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया। अब बताओ स्प्रिंग की लंबाई कितने से बढ़ी, 2 से बढ़ेगी ना भैया, जितना नीचे जाएगा उतने से बढ़ जाएगी। ये रिलैक्स लेंथ है ना, स्प्रिंग की असल लंबाई है, सुकून है, स्प्रिंग पर कोई टेंशन नहीं इस बार, रिलैक्स इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। बॉल यहां आखिरी में है, बॉल चले गया 2 सेंटीमीटर नीचे, तो स्प्रिंग भी खिंच गया होगा 2 सेंटीमीटर से, आया ना, स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्रिएट हुआ होगा 2 सेंटीमीटर से। मतलब इस स्प्रिंग में कितने का एक्सटेंशन हुआ, 2 से x सेंटीमीटर का, सॉरी x है। और ये वाला स्प्रिंग क्या हो गया, नीचे वाला स्प्रिंग दब गया। इमेजिन करो इस बॉल के नीचे एक और स्प्रिंग था, है ना, ये नॉर्मल पोजीशन पे l/2 पे था, बॉल x सेंटीमीटर नीचे चला गया। मैंने कहा कि ये स्प्रिंग कितने से खींचा गया, x सेंटीमीटर, और ये स्प्रिंग कितने से दब गया, x सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो दोनों के लिए एक्सटेंशन क्या है बेटा, सेम है, x सेंटीमीटर। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, -kx। एक उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है वो होता है -kx। मुझे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया ना, ठीक है। तो मुझे इसने पूछा है डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द रूफ, ये डिस्टेंस, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए y पकड़ लेता हूं। तो अगर मुझे y निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, l/2 में x को जोड़ना पड़ेगा, l/2 में x को जोड़ना पड़ेगा। देखो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो इक्वल एंड ऑपोजिट था वेट के, मगर मैंने यहां से मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन को इग्नोर किया। अगर आप डायरेक्शन को यहां इग्नोर कर रहे हैं तो फिर यहां पर भी इग्नोर करना पड़ेगा, या फिर अगर आप यहां पर डायरेक्शन ले रहे हैं तो फिर आपको यहां पर भी डायरेक्शन लेना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, ये गलत हो जाएगा कि तुम एक उसमें डायरेक्शन इग्नोर कर रहे हो और दूसरे में डायरेक्शन ले रहे हो, ये इक्वल हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। हमको मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है आपके वेट के, तो इसीलिए यहां पर मैंने सिर्फ प्लस लिखा था, मतलब मेरा दिमाग में जहन में साफ था कि मैं डायरेक्शन को इतनी वैल्यू नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वैल्यूज पे फोकस करूंगा। फिर अगला फॉर्मूला जब लिख रहा और मैं इसको ऐसा लिख रहा, इसमें माइनस से आ जा रहा, तो अब क्या गड़बड़ हो जा रही, मैं डायरेक्शन को पकड़ ले रहा। तुमने तो बोले जा रहे पिछली बार डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे, तो अगर मैं पहले इग्नोर करा तो अब भी इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मान लिया, ओके। तो मैं कहूंगा ओके, मेरे पास फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो बोले आपकी kx वैल्यू रहेगी, तो डालो वैल्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ kx इज इक्वल्स टू mg, x इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया फिर mg अपॉन 2k, मतलब ये एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई। हमसे ये y की वैल्यू पूछा हुआ था, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, l/2 प्लस x, दैट इज y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू L/2 प्लस mg अपॉन 2k। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है क्या? जी हाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? प्लस माइनस का मामूली मामूली फर्क है ना। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ सिर्फ mgy/k है ना, तो ये गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहां हमारा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, कनेक्टेड मोशन या कांस्टेंट मोशंस।